राधे राधे। देखो, आपकी केमिस्ट्री हो गई थी, बायो हो गई थी, अब बची है फिजिक्स। तो अपन फिजिक्स का कर लेते हैं। वैसे मत बोलना सर आपका शर्ट कैसे चेंज हो गया, यही जादू है, इसी को साइंस कहते हैं, है ना। तो आ जाओ, फिजिक्स की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बायो में एक चीज़ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र भी बता देता हूँ जो आपको एक बार बना के जाने हैं। तो आप एक तो देखो जो चित्र है वो बायो में से आपको बना के जाना है, पाचन वाला, एक हृदय वाला, ये दो तो उस चैप्टर में से, एक नेफ्रॉन का, ये तीन तो पांचवें चैप्टर में से आपको देख के जाने हैं। छठे चैप्टर में से न्यूरॉन का बहुत ज़्यादा जरूरी चित्र है, तो न्यूरॉन वाला देख जाना। सातवें के अंदर आप आ जाओ मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र और पुष्प। पुष्प में जो जनन का ना, स्त्री केसर पुकेसर, ये वाला देख जाना, और मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। और आठवें के अंदर तो एक लिंग निर्धारण वाला है। तो ये थोड़े विशेष, ये चार पांच जो चित्र मैंने बताए हैं उनमें से आपको देखने को मिलेगा, तो इनको आप देख के जाओगे। अब एक बार वापस आ जाओ फटाफट फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में जो नवा चैप्टर है, फिजिक्स में नवा चैप्टर है प्रकाश वाला। तो उसकी जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है बेटा, तो ध्यान रखना प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है कि माध्यम की परिसीमा से किरण आती है, टकराती है और वापस चली जाती है। बीच में अपन क्या कह देंगे, अभिलंब। ये कोण आई हो गया, ये कोण क्या हो गया, आर। ये दोनों बराबर होंगे, कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। ये इसका नियम है, मुख्य नियम यही है। वैसे ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, अभिलंब। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप ध्यान रखना बेटा कि कभी कभी आपको क्या दे देगा, यहाँ दे देगा 30 डिग्री और यहाँ दे देगा x, तो x का मान पूछेगा तो बिना सोचे समझे क्या करना है, इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा। या फिर जैसे हो सकता है इधर वाला आपको दे दिया 20 और यहाँ लिख दिया x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। किसके द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। देखो जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है उसकी दो तीन विशेषताएं ध्यान रखना है कि ये समान आकार का होगा। किसका होगा, समान आकार का होगा, सीधा होगा। और सीधा हमेशा कैसा होता है, सीधा हमेशा आभासी होता है, आभासी या काल्पनिक होगा। समान आकार का है, वस्तु की, या वस्तु को आप बिंब भी बोल सकते हो, बिंब दूरी बराबर होगी किसके, प्रतिबिंब दूरी के, बिंब दूरी के। और तीसरी चीज इसमें ध्यान रखना, ये पार्श्व परिवर्तित होगा। कैसे होगा, पार्श्व परिवर्तित। इसका मतलब ये होता है कि दायां बायां दिखाई देगा, मतलब लेफ्ट राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट दिखाई देगा, ये होगा। फिर उसके बाद आपके आते हैं दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होंगे, कौन कौन सा, अवतल और उत्तल। अवतल में ध्यान रखना क्या होगा, अवतल में बाहर से पॉलिश होगा और दसा हुआ भाग रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। उत्तल में ध्यान रखना उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा। कौन सा भाग करेगा, उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा, ये वाला। और अंदर से क्या होगी, पॉलिश होगी। ठीक है। फिर साथ के साथ इनका उपयोग भी बता देता हूँ मैं आपको। साथ के साथ ही अगर कि आप उपयोग देखोगे तो इधर लिख देता हूँ मैं उत्तल और यहाँ लिख देता हूँ मैं अवतल। तो उत्तल का ध्यान रखना, आभासी छोटा, जहां भी आपको आभासी और छोटे की जरूरत पड़े, आभासी और छोटे की जरूरत पड़े, वहां तो कौन होगा, उत्तल। जैसे बड़े भवनों को छोटा देखना, आपको बड़े भवनों को की, या की छोटे, छोटे प्रतिबिंब देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका है वो है पश्य दृश्य के लिए, वाहनों में पश्य दृश्य के लिए, वाहनों में जो वाहनों के साइड वाला ग्लास आता है, कांच आता है, उसके अंदर ये यूं। और इसका ध्यान रखना, इससे कैसा बनेगा, आभासी और बड़ा। इससे जो भी आभासी बनेगा कैसा बनेगा, बड़ा। तो ये मेन जगह यही आएगा, सौर भट्ठी में भी यही आएगा, हेडलाइट में भी यही आएगा। हेडलाइट, हेडलाइट को बोलते हैं बेटा अग्रदीप, हेडलाइट में भी यही आएगा। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब दंत चिकित्सक के अंदर भी यही आएगा। ये आपको क्या रखनी है, चीज़ें ध्यान रखनी है। किरणों को एकत्रित करने में भी यही आएगा,
बाकी सब में ये आएगा, बस ये दो दो चीज़ों में ध्यान रखना, एक तो बड़े भवनों की छोटी इमेज देखने में, और एक पश्चिम दृश्य के अंदर ये काम में आएगा वाहनों के अंदर। ये ध्यान रखना, ये दोनों के उपयोग हो गए। फिर आप आगे आ जाओ। फिर इनसे इनकी चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना। चिन्ह परिपाटी ये आपतित किरण है। यहाँ से सारी डिस्टेंस कहाँ से मापोगे, आप पोल से मापोगे। पोल से आप इधर जाओगे, इसलिए इधर वाली नेगेटिव हो जाएगी, इधर वाली क्या होगी, पॉजिटिव। ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगी, नेगेटिव। आ गई बात समझ में। पोल क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ये इसका क्या है, द्वारक है। ये टोटल लेंस की जो लंबाई है वो क्या है, दर्पण की जो लंबाई है वो क्या है बेटा, इसका द्वारक है। आ गई बात समझ में। और एक यहाँ से रिलेशन देखो, यहाँ जो इसके समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, तो इसको फोकस बिंदु बोलेंगे, इसको फोकस दूरी बोलेंगे। और यहाँ इसका सेंटर होगा, उसको कर्वेचर सेंटर, इसको कर्वेचर रेडियस। तो रेडियस में और इसमें जो संबंध होता है वो ये होता है r बराबर 2f। इसको ऐसे भी याद रख लेना कि r बड़ा होता है, f छोटा होता है, इसलिए r क्या होता है, दो गुना होता है किसका, f का। तो f क्या हो जाएगा, r का आधा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है कि जैसे आपको दे दिया 40 सेंटीमीटर, किसका मान दे दिया, r का मान, तो f का मान पूछेगा, तो f कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण होता है ना, अवतल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, इसकी जो फोकस होगी हमेशा नेगेटिव होगी। चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, क्या होगी, नेगेटिव। और उत्तल की ध्यान रखना बेटा, उत्तल की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस होगी, धनात्मक होगी। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस होगी। और उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर आ जाओ आप फटाफट दर्पण समीकरण। फिर आपको क्या ध्यान रखना बेटा, दर्पण समीकरण। तो दर्पण समीकरण में ध्यान रखना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू क्या है बेटा, प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है बेटा, प्रतिबिंब दूरी। कैसी दूरी बेटा, प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है, बिंब दूरी। बिंब मतलब वस्तु की दूरी, बिंब दूरी। और एफ क्या बेटा, फोकस दूरी। क्या ध्यान रखना है, फोकस दूरी। जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो आपको 100% चांस यही है कि आपको यू की वैल्यू देगा और एफ की वैल्यू देगा, ये दो वैल्यू देगा, और ये दो वैल्यू देगा, और आपको v की वैल्यू पूछेगा। तो ध्यान रखना, यू को भी आपको माइनस में लेना है, और एफ एफ का अभी बताया था, अवतल हो तो माइनस, अवतल हो तो माइनस, और उत्तल हो तो प्लस। ये ध्यान रखना, वो ले लेना और सोल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर आपको देखना है आवर्धन। क्या देखना बेटा, आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कितने गुना बन रहा है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, कितने गुना बढ़ना है। तो ऊपर तो इमेज की रखनी है, और नीचे क्या रखनी है, वस्तु की। ऊपर प्रतिबिंब नीचे बिंब, और यहाँ लगा दो माइनस। अब ध्यान रखना, m का मान अगर की 1 होता है, m का मान क्या होता है 1, तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर। क्या बनेगा, बराबर। m का मान क्या है, बड़ा है 1 से, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, बड़ा। m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा। और अगर ये m का मान प्लस है, m का मान क्या है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा। और सीधा हमेशा कैसा होता है बेटा, आभासी। सीधा हमेशा क्या होगा, आभासी। m का मान किस में आ रहा है, माइनस में, तो प्रतिबिंब बेटा बनेगा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा हमेशा कैसा होता है बेटा, वास्तविक। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ऐप पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, ऐप पर। और सी पर है तो कहाँ बनेगा, सी पर। अब सी और ऐप के बीच में दे दे तो सी का उल्टा क्या होगा, सी, और अनंत का उल्टा क्या होगा, अनंत। इसको बोलते हैं सी से परे। क्या बोलेंगे, सी से परे। आ गई बात समझ में। और ये ज़्यादातर पूछा गया है, इसका किरण चित्र भी आप एक बार देख लेना, है ना। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए सी और ऐप वाला देख लेना, यही लेंस में आपको देखना है। ये आपके दर्पण कंप्लीट हो गए। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई। दर्पण के लिए दर्पण सूत्र याद रखना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन याद रखना, m बराबर माइनस v अपोल u। और फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध याद रखना है, r बराबर 2f या f बराबर r/2। ये आपको याद रखना है, तीन चीजें तो याद रखनी है। आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर माइनस वी अपॉन यू। दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और अगर कि आपसे पूछ ले कि m का मान 1 है, 1 का मतलब कैसा बनेगा, बराबर। m का मान प्लस 1 है, प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब होता है सीधा, और सीधा का मतलब कैसा बनेगा, आभासी। और m का मान माइनस में है तो माइनस का मतलब होगा उल्टा, उल्टा कैसा होगा, वास्तविक। ठीक है।
प्लस और माइनस से ये मत देखना कि बड़ा या छोटा, बड़ा छोटा हमेशा एक से बड़ा छोटा देखेंगे, और प्लस माइनस से उल्टा और सीधा देखेंगे, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ, फटाफट फटाफट करते हैं, आ जाओ। अब उसके बाद आता है अपवर्तन। क्या आता है? अपवर्तन। अपवर्तन में ध्यान रखना, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जाएगी बेटा? दूसरे माध्यम में, तो अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे बेटा? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। आने वाली को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण बेटा? आपतित किरण। ये कौन हो जाएगा? आई। ये कौन क्या हो जाएगा बेटा? आर। तो इसमें भी वही एक नियम तो लगेगा, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो एक रूल तो इसमें लगेगा ही बेटा। कौन सा लगेगा? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है। दूसरा नियम इसका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको स्नेल स्नेल का नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं बेटा? स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। एन क्या है बेटा यहाँ पर? आप बोलो सर एन है अपवर्तनांक। एन क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फॉर्मूला बताओ देखे। अपवर्तनांक का फॉर्मूला सी अपॉन वी। क्या याद रखना है? सी अपॉन वी। सी क्या है यहाँ पे? निर्वात में प्रकाश की चाल। कहाँ पर प्रकाश की चाल? निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में। कहाँ पे बेटा? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू भी याद रखनी है आपको, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। और वी क्या है? माध्यम में चाल। क्या सर माध्यम में चाल की भी वैल्यू होती है क्या? माध्यम अलग अलग होगा तो चाल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? अलग अलग, इसलिए फिक्स नहीं है। माध्यम में प्रकाश की चाल। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। सबसे कम किसका होगा? या तो निर्वात का बोल दो, या किसका बोल दो? वायु का बोल दो। और आपको याद किस किस का रखना है? एक तो जल का रखना है, एक कांच का रखना है, और एक हवा का रखना है, और एक हीरे का रखना है। तो ये ध्यान रखना, हीरे हीरे का होगा 2.42, ये ध्यान रखना। चलो आ जाओ फटाफट। ये अपवर्तन के बारे में बातें होगी। उसके बाद आता है लेंस। उसके बाद क्या आएगा बेटा? लेंस। लेंस भी कितने टाइप के? उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। तो उत्तल का ध्यान रखना, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, किरणों को एक जगह करता है। किरणों को क्या करता है बेटा? एक जगह करता है, एक जगह करता है, एक जगह करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? अभिसारी। कौन सा बोलेंगे बेटा? अभिसारी। और किनारों पर से क्या होता है? ये पतला, और बीच में से क्या होगा बेटा? मोटा। उत्तल के लिए जस्ट इसका उल्टा बोलना है, ये किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। बीच में से क्या होता है? पतला होता है, किनारों पर से क्या होता है? मोटा। ये फैलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। बताओ बेटा कोई दिक्कत है? देखो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, पर फास्ट चलेंगे तभी काम होगा, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे तो काम बनेगा ही नहीं अपना, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है। तो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पढ़ाना है। बस आपको क्या करना है? इसको 2 3 बार देखना है। 2 3 बार देखते ही काम हो जाएगा आपका। चलो इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है ना आप, लेंस समता। क्या ध्यान रखनी है बेटा? लेंस समता। लेंस समता क्या होती है? किरणों को एकत्रित करने या फैलाने की क्षमता। इसका मान किसके बराबर होता है? पी बराबर 1/f। पी बराबर 1/f। एफ क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है ये। फोकस दूरी का व्युत्क्रम। इसका मात्रक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मात्रक ध्यान रखना, डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? डायोप्टर। मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। और अगर की फोकस दूरी दे दे, तो फोकस दूरी वो हमेशा सेंटीमीटर में देगा, तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे। मीटर में चेंज करने के लिए इसके अंदर 100 का भाग देने के बाद फिर यहाँ पे रखना है, ध्यान रखना ये, ठीक है? फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे, फिर लेंस समता निकालोगे। अगर की पी का मान पॉजिटिव आता है तो लेंस कैसा है? अभिसारी। कैसा है? अभिसारी। और पी का मान नेगेटिव आता है तो लेंस कैसा होगा बेटा? अपसारी। क्या होगा बेटा? अपसारी। यही था प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसमें से मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा और आप देखना चाहो तो अपवर्तन के अंदर देख लेना कि जब सघन से विरल में जाती है, सघन मतलब भीड़ वाला, सघन से विरल मतलब छीड़ वाले में जाती है, भीड़ से जब छीड़ में जाती है तो दूर हटती है, और जब छीड़ से भीड़ में जाती है तो पास आ जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना कि सघन से विरल में आएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। बस इतना सा याद रखना। चलो आ जाओ। तो बेटा हो सकता है मैं आपको फास्ट लग रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि धीरे धीरे करवाए। बस आपको तो इसको 2 3 बार
पढ़ लेना, 3-4 बार देख लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें छप जाए ऐसे के ऐसे। अब छापने का ही काम है। अब आ जाओ, नेत्र वाला चैप्टर है। तो इसमें तो पहला टॉपिक ये है कि आपको मानव नेत्र का चित्र देखना है। मानव नेत्र का चित्र ढंग से बना लेना, उसके जो भी भाग है उनका कार्य देख लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर एक चीज़ और आती है इसमें, समंजन क्षमता। क्या होती है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता मतलब हम दूर की वस्तुओं को भी देख पाते हैं, पास की क्षमता को भी पास की वस्तुओं को भी देख पाते हैं। तो ये फोकस दूरी को कम और ज़्यादा करते हैं। तो फोकस दूरी को कम और ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है बेटा, उसी को अपन बोलते हैं समंजन क्षमता। फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? 3 प्रकार के ध्यान रखने हैं आपको। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और फिर तीसरा आ जाओ बेटा, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। कौन सा बेटा? जरा दृष्टि दोष। तो पहले में ध्यान रखना निकट, निकट से ध्यान रखना कि इसको पास की दिखेगी, पास की दिखाई देती है। कौन सी दिखाई देती है? पास की दिखाई देती है, पास की दिखाई देती है। तो फिर कौन सी दिखाई नहीं देती? दूर की दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई नहीं देती, नहीं देती, क्योंकि दूर की पहले ही फोकसित हो जाती है। क्या होता है? रेटिना से पहले फोकसित हो जाती है। किरणें कहाँ फोकसित हो जाती है? रेटिना से पहले। कहाँ फोकसित हो जाती है? रेटिना से पहले। इसलिए इसका उपयोग कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। इसका उपयोग दूर करने के लिए संशोधन पूछ ले तो कौन सा लेंस? ये जरूरी 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 ध्यान रखना, जरूरी जरूरी। कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा? अवतल लेंस। फिर आ जाओ दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखना, इसमें दूर की दिखाई देगी, ये ही ध्यान रखने वाली चीज है। कौन सी दिखाई देगी? दूर की दिखाई देती है। तो सर कौन सी दिखाई नहीं देती? पास की दिखाई नहीं देगी। कौन सी दिखाई नहीं देगी? पास की दिखाई नहीं देगी। तो फिर इसका कौन सा लेंस आ जाएगा? उत्तल लेंस आ जाएगा। कौन सा लेंस आ जाएगा? उत्तल लेंस आ जाएगा। आ गई बात समझ में? जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। जर का मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा आ जाएगा तो मांसपेशियां क्या हो जाएगी? मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। मांसपेशियां क्या हो जाएगी बेटा? कमजोर हो जाएगी। कमजोर मांसपेशियां जब कमजोर हो गई तो बेटा ना तो दूर की दिखाई देगी ना पास की दिखाई देगी। तो फिर इसका कौन सा लेंस इलाज करेगा? इसका दिफोक्सी। कौन सा फोक्सी? दिफोक्सी। दिफोक्सी मतलब उत्तल भी प्लस उत्तल भी अवतल भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो अब आगे आ जाओ। इन चीज़ों में कोई दिक्कत है बेटा? ये थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आप आ जाओ प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के उदाहरण, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। उदाहरण ध्यान रखना, तारों का टिमटिमाना। कौन सा? तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना, टिमटिमाना। टिमटिमाते कैसे हैं कि सर बहुत सारी लहरें हैं वायुमंडल की, उनसे जब किरणें आती हैं उनका बार बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। इस वजह से आपके तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य, सूर्योदय, देखो सूर्यास्त यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, तो भी किरणें अपनी आंखों तक क्यों पहुँचती है? अपवर्तन के कारण। तो अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्योदय होने से पहले सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण किरणें पहले अपनी आंखों में पहुंच जाती है सूर्योदय से पहले, और सूर्यास्त के बाद भी अपनी आंखों तक अपवर्तन की वजह से किरणें पहुंचती रहती है, इसलिए अपने को सूर्य दिखाई देता है। कोई दिक्कत? ये दो उदाहरण आप ध्यान रख लेना। चलो फिर और आ जाओ आप फटाफट। अब आप आगे आ जाओ, एक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना बेटा? कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कमरे में अंधेरा है, फिर एक तो उसमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है ना? जब एक ही छेद में से प्रकाश आ रहा है तो छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, उसको अपन बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या दिखाई देते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बाद आप आ जाओ विक्षेपण। क्या होता है बेटा? विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है कि जब भी आप प्रिज्म से प्रकाश को गुजारोगे तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। कितने रंगों में डिवाइड हो जाएगा? 7 में। ध्यान रखना कैसे? बे
जा नी है पी ना ला, ये ध्यान रखना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नारंगी और लाल, ये साथ रखना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये ध्यान रखना। बेजानी हैप्पी नाला, ये ध्यान रखना। सातों कलर। सबसे ज्यादा ये मुड़ता है, सबसे ज्यादा मुड़ता है, सबसे ज्यादा। फैलता भी यही है, मुड़ता भी यही है। और ये क्या होता है, सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम ही फैलता है। इसलिए खतरे के निशान कैसे दिखाई लगाए जाते हैं आपको, लाल। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आकाश का प्रकीर्णन, आकाश क्या होता है सबसे ज्यादा, आकाश में नीला रंग क्या होता है, ज्यादा फैलता है। आगे बात समझ में। खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग फैलता कम है तो अधिक दूरी तक दिखाई देता है। तो ये विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश, सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण। क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का विक्षेपण। अब इंद्रधनुष और देख लो, तीसरी घटना इसकी, इंद्रधनुष। क्या देखोगे बेटा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या होता है, एक वर्तीय चाप दिखाई देता है जिसमें 7 रंग होते हैं, सातों रंग यही होते हैं। होता क्या है, उसका प्रोसेस समझ लो कि प्रकाश क्या होगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट ध्यान रखना। पहला पहला पॉइंट तो सबसे पहले तो इसका होगा अपवर्तन। दूसरी पॉइंट इसमें होगा विक्षेपण। फिर होगा तीसरी चीज में आंतरिक परावर्तन। क्या होगा बेटा, आंतरिक परावर्तन। और चौथी चीज वापस इसमें क्या होगा, अपवर्तन। 2 बार अपवर्तन होगा तो कितनी घटनाएं होगी टोटल, 4। भाई ये गया, फिर 7 रंगों में डिवाइड होगा, फिर वापस घूमेगा आंतरिक परावर्तन, और फिर वापस यहाँ एक बार और अपवर्तन होगा। तो ये 4 चीजें इसके अंदर होती है, इस वजह से आपको दिखाई देता है। ये क्या है, प्रकाश की, पानी की बूंद है, पानी की बूंद है, ये प्रकाश की किरण है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ 11वां चैप्टर, विद्युत धारा। विद्युत धारा की जो परिभाषा है वो क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ध्यान रखना, एम्पियर। एम्पियर को मापते किस में है, मापने का यंत्र जो है, यंत्र जो होता है एमीटर होता है। क्या होता है बेटा, एमीटर। एमीटर किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। किस में जुड़ा हुआ होता है बेटा, श्रेणी क्रम में। ये समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। आगे बात समझ में। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ध्यान रखना कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। कितनी, 6.25 गुणा 10 की घात 18। कितने गुलाम आवेश में, एक गुलाम आवेश में। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, -1.6 गुणा 10 की घात -19। ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक गुलाम आवेश में कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव V बराबर W अपॉन क्या होगा, Q। इसका मात्रक ध्यान रखना, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, वो वाला वोल्ट। आगे बात समझ में। एक और आप लिखना चाहो तो एक और हो जाएगा बेटा, जूल बटे कूलाम। क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम। कोई समस्या। फिर इसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम आपको ध्यान रखना है, ओम का नियम, ओम स्लो, ओम का नियम। ओम का नियम बेटा होता है V समानुपाती I। क्या होता है बेटा, V समानुपाती I। जब समानुपाती को हटाएंगे कांस्टेंट आएगा कौन, R। R क्या बेटा, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। प्रतिरोध क्या होता है बेटा, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। और धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बेटा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और प्रतिरोधकता, एक चीज क्या होती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है बेटा, ओम मीटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो,
प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है? रो एल अपॉन ए, मतलब लंबाई बढ़ाने पर, जैसे आपको बोल दी लंबाई 2 गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध कितना गुना कर दो? 2 गुना। लंबाई आधी कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी कितना कर दो? आधा। और ए का ए नीचे है तो ए का उल्टा होगा, ये 2 गुना करें तो प्रतिरोध कितना कर दो? आधा। जैसे आपको बोल दिया कि प्रतिरोध 16 ओम है, लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं, लंबाई को कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना। और क्षेत्रफल को भी कितना कर रहे हैं? क्षेत्रफल को आधा कर रहे हैं। क्षेत्रफल को कितना कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। तो आधा कर रहे हो तो आपको पता है लंबाई 2 गुना करते हैं, प्रतिरोध 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, और क्षेत्रफल आधा करते ही, क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो भी प्रतिरोध कितना गुना होगा? 2 गुना 64। ये ध्यान रखना, ये इसमें उल्टा होगा, इसमें सही होगा। अगर कि इसमें जैसे लंबाई आधी करते हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाता है? 8। जैसे मैं बोलता है कि प्रतिरोध लंबाई को आधा कर रहे हैं, तो लंबाई को आधा कर रहे हैं तो प्रतिरोध 16 का कितना बचेगा? 8, क्योंकि लंबाई कहाँ है? आप फॉर्मूला देखोगे तो रो एल अपॉन ए है, तो ऊपर वाले का तो सेम लगेगा, नीचे वाले में उल्टा हो जाएगा। अगर ये डबल कर रहे हैं तो आधा, आधा कर रहे हैं तो डबल। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर प्रतिरोधों का संयोजन 2 टाइप का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो आता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। तो जैसे आपको ऐसे देगा तो सीधा सीधा जैसे 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, तो जोड़ दो 20 प्लस R1 R2 प्लस R3 तो 70 90, तो ये 90 ओम हो जाएगा। और समांतर में आपको ध्यान रखे तो ऐसे जुड़े हुए मिलेंगे आपको, ये समांतर होता है। समांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। बस इसमें ध्यान रखना RP का मान निकालना है, तो जो भी आए उसको उल्टा कर देना। जैसे आपको दे दिया 20, चलो यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 ये दे दिया, तो आप ऐसे करोगे 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो कितना हो जाएगा? 3/30। तो इसको काटोगे तो 1/10, लेकिन ये किसका मान आया है? 1/RP का, तो RP का निकालोगे तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो RP कितना हो जाएगा बेटा? 10। ये ध्यान रखना, दोनों प्रतिरोधों का संयोजन। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ये ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। ये प्रतिरोधों का संयोजन आपका कंप्लीट हो गया। फिर आ जाओ विद्युत ऊर्जा, या ये ध्यान रखना, I²RT हीट का फॉर्मूला है ना, उष्मा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और शक्ति का फॉर्मूला ध्यान रखना, I²R और V²/R, ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना। इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है बेटा? वाट। वाट के साथ साथ इसका एक हॉर्स पावर भी होता है। एक मात्रक क्या होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब अश्वशक्ति, 746 वाट। क्या ध्यान रखना है? एक हॉर्स अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। एक और ध्यान रखना है, एक यूनिट, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी कितनी? आप ध्यान रखना, एक यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर। किलो का मतलब 10⁻3, वाट को छोड़ दो, आवर की जगह आप लिखोगे 3600, तो 3600 मतलब 36 × 10⁻5, तो ये हो जाएगा 36 × 10⁻5 जूल। ये ध्यान रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 20 वाट का बल्ब रोज 2 घंटे जलता है, 30 दिन का महीना है ना, तो जितने भी है वो सारे गुणा कर देना, बस ध्यान रखना 1000 का भाग देना। रोज 20 घंटे, 30 दिन का महीना है, और आप लगाना चाहो 200 वाट का है, 2 घंटे चलता है 30, तो ये 3000 का भाग दे देना, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाना, और जो भी आए उसमें आपको 4 5 जितने रुपए का भी एक यूनिट है उससे गुणा कर देना। तो ऐसा न्यूमेरिकली भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो इतनी चीज़ें हैं। थोड़ा सा फ्यूज का भी आप, लघुपतन, लघुपतन का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि या तो अधिक मान की धारा वहां से परिपथ से ली जाए या प्लस माइनस बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? दोनों संपर्क में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है। तो धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उससे बचने के लिए सर हमें फ्यूज का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा? फ्यूज का और अर्थिंग का, दोनों का आप उपयोग कर सकते हो। अर्थिंग किस में होती है? भूसंपर्कित जिसको बोलते हैं। तो भूसंपर्कित का तार का उपयोग होता है कि जिसका भी लेयर धातु का होता है, जिसका भी आवरण धातु होता है उसको, जिनका भी आवरण धातु का होता है, तो एक्स्ट्रा जो भी चार्ज आता है उसको अर्थ में भेजने के लिए जो काम में आता है वो क्या होता है बेटा? भूसंपर्कित तार होता है। होने वाली आ रही, आपसे पूछ सकता है कि कोई भी ट्रक जा रहा है उसके वो जो लोहे की चैन बंधी हुई थी वो किस काम में आती है? तो वो आवेश को ग्राउंडेड करने का काम करती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्यूज का कार्य क्या है? जो भी अचानक तेजी से धारा में वृद्धि होती है तो बेटा उसको बचाने के लिए काम में आती है। पर उससे अपना जो हानि होने वाली है, आग लगने वाली है, उससे बचने का कार्य करती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो आप आगे आ जाओ।
अब देखो बेटा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, क्या ध्यान रखना है, लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जब भी विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबक के चारों ओर अगर कि अपन लोहे का चूर्ण बना देते हैं तो वो एक लाइन में संरेखित हो जाता है। उस रेखा को अपन क्या बोलते हैं बेटा, उस चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ में। कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। तो चार इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि नॉर्थ से निकलेगी कहाँ जाएगी, साउथ में। दूसरा, बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। दूसरा, एक दूसरे को, तीसरा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं करती, ये ध्यान रखना, प्रतिच्छेद नहीं करती। और चौथा आप ध्यान रखना कि ये विद्युत, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसके क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, दिशा को बताती है, बताती है। आगे की बात समझ में। और आप ध्यान रखना मैक्सवेल का पेज का नियम, क्या ध्यान रखना है, मैक्सवेल का पेज का नियम, पेज, मैक्सवेल पेज नियम, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ का के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम। ये दोनों नियम एक बार मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। कि अपने को पेज को इस प्रकार घुमाना है कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो जो अपना अंगूठा है उसको घुमाने के लिए, तो उसकी दिशा किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। या फिर आपको वायर को इस प्रकार पकड़ना है कि जो ये अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को। आप ध्यान रखना कि दाएं हाथ का अंगूठा का नाम, अंगूठा क्या करेगा, धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये ध्यान रखना है। चलो सर, ये तो आ गया समझ में। अब एक चीज और ध्यान रखना, परिनालिका। क्या ध्यान रखना आपको, परिनालिका, परिनालिका। परिनालिका क्या होती है कि खोखला पाइप होता है, क्या होता है बेटा, खोखला पाइप, उसके एक समान रूप से आप क्या लपेट दो, तांबे के तार लपेट दो, तो किसका निर्माण हो जाता है, परिनालिका का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिनालिका के बाहर, बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा, जीरो होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो होता है। परिनालिका के भीतर क्या होता है, एक समान होता है। परिनालिका के भीतर क्या होता है, एक समान रूप से होता है। तो परिनालिका का आपको उपयोग पूछ ले तो ये क्या बनाती है, विद्युत चुंबक बनाने का काम करती है। तो परिनालिका के भीतर जब आप लो चुंबकीय पदार्थों को रखते हो तो चुंबक का निर्माण हो जाता है। और इस चुंबक को, जो ये चुंबक बनी है, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत चुंबक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या, देखो समझ में आई नहीं आई, इस बार तो बस ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आपको इसमें दो चित्र ध्यान रखना है, एक तो क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाओं के आपको बनाने हैं, एक वर्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र है वो आपको बना के जाना है। ये दो चित्र आपको ध्यान रखना है। एक फ्लेमिंग का वामस्त नियम मैं बता देता हूँ। वामस्त नियम क्या होता है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, ये अंगूठा है, इनको इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों लंबवत रहे। आई बी एफ क्या ध्यान रखना है, आई बी एफ क्या ध्यान रखना है, आई बी एफ, आई बी एफ, आई मतलब करंट, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, एफ मतलब बल, चुंबकीय बल। तो आई धारा की दिशा को व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ये ध्यान रखना है। अब लगभग लगभग मेरे से जितना हुआ, जितना शॉर्ट मैं करवा सकता था उतना शॉर्ट रिवीजन करवा दिया है मैंने। लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बस आप तो विश्वास रखा, रखते हुए बना के रखना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे कुंडली में आप, कुंडली दे दे, किसी भी चीज़ में दे दे, फेरों की संख्या बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है बेटा, फेरों की संख्या बढ़ाता है, मतलब नंबर ऑफ राउंड, एन का मान बढ़ता है, फेरों की संख्या बढ़ती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। जब धारा का मान बढ़ता है तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है। आपसे पूछ ले कि धारा, प्रवाहित धारा बढ़ा दे तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ध्यान रखो तो आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, मात्रक, मात्रक होता है टेस्ला। क्या याद रखना है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, टेस्ला। क्या याद रखना है, टेस्ला। आगे बेटा बात समझ में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर। मेरे से जितना हुआ, जितना जल्दी हुआ मैंने करवा दिया है बेटा। इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मेरी कोशिश यही रही कि मैं कुछ भी नहीं छुड़ाऊँ, मैंने लगभग हर टॉपिक कवर करवाया है बहुत कम समय में। लगभग आपको 1.5 घंटे का ये वीडियो है। अगर कि आप देखोगे इसको तो 2 बार देखने में मात्र आपको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। आप कॉपी ले लो, पेन ले लो और लिखते हुए याद कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और कोशिश करना कि आज 19 तारीख है,
कितनी तारीख है, 19 तारीख है, और 19 को इसको 2 बार देख लो, और एक बार 20 के, 2 बार 20 के दिन देख लेना, 2 बार आज देख लो, 2 बार 20 के दिन देख, 4 बार देख लो, 4 बार देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी, और साथ के साथ आपका मात्र 1.5 घंटे के अंदर पूरी विज्ञान का रिवीजन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। पेपर करते समय आपको बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं रखनी है, बिल्कुल शांति से देखना है। छोटे क्वेश्चन एक आध हो सकता है आपको नहीं आए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आधे एक एक नंबर के होते हैं, उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये 4 क्वेश्चन नहीं आए तो भी 4 नंबर ही कटते हैं, 96 नंबर आपके आ जाएंगे। क्योंकि आप क्या करने लग जाते हो, पैनिक करने लग जाते हो। अगर क्या आपको 1-2 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो आप डरने लग जाते हो। डरने की कोई बात नहीं है, 96 भी नंबर बहुत होते हैं, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बाद में देखना, लास्ट टाइम पे देखना, जब भाई हाँ अब कुछ नहीं करना, तब जब तक आए उनको करो, जो नहीं आए उनको लास्ट में कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। बस आराम आराम से ढंग से पेपर करना है, बिल्कुल शांति से। ऑल द बेस्ट, राधे राधे। ठीक है, टेक केयर।